हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, उनके नाम के बारे में जानकारी, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, विवरण, यूज जानकारी, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड। ठीक है, ये सारी की सारी हम 10 टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये समझ लीजिए कि आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की फुल हो जाएगी। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, उनके नाम के बारे में। जब भी आप एक कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हो, डेस्कटॉप पीसी, तो आपके पास कुछ गैजेट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले गैजेट आपका ये होता है, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। आगे चल के इसकी जानकारी करेंगे कि इसका यूज क्या होता है। एक गैजेट ये आपके पास होना चाहिए, इसको हम कहते हैं माउस। तीसरा ये गैजेट होता है जिसका हम कहते हैं मॉनिटर। ये इसको हम कहते हैं सीपीयू, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता। ये क्या होता है, सीपीयू की एक कैबिनेट मशीन होती है पूरी। इसके अंदर मदरबोर्ड, रैम सब कुछ लगा होता है। सीपीयू आगे चल के बोलेंगे कि एक्चुअल सीपीयू बोलते किसे हैं। एक केबल होनी चाहिए आपके पास, इस केबल को हम कहते हैं बीजीआई। अगर बीजीआई केबल नहीं है तो ये वाली केबल होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं एचडीएमआई केबल। ठीक, ये कुल मिला के 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से बीजीआई, एचडीएमआई 2 केबल हैं, दोनों में से एक केबल हो, आपका कंप्यूटर असेंबल हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपके पास टाइम पीस है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपकी प्रेस है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या हम इन्हें कंप्यूटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसका रीजन ये है, कंप्यूटर उसी को कह सकते हैं जो इनपुट के रूप में डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में डाटा आपको देता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इनपुट, इनपुट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम। इनपुट वह गैजेट है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाते हैं। इनपुट इज ए गैजेट थ्रू विच वी एक्सप्लेन आवर लैंग्वेज टू द कंप्यूटर। जैसे कि आपका कीबोर्ड, अगर आपको कुछ भी टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर तो आप किसका यूज करोगे? कीबोर्ड का। उसके बाद आ गया माउस का, जैसे कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है या कोई सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके उसको ओपन करना है तो हम माउस का यूज करते हैं। तीसरा आपका आ गया गेमिंग रोड, जैसे कि हमें अपने प्लेयर को लेफ्ट राइट दाएं बाएं जहां पर भी घुमाना है तो हम किसका यूज करते हैं? इस गैजेट का। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कंप्यूटर को बता रहे हो क्या इंटरेक्शन, उसको मतलब काम क्या करना है। जिस तो यही हमारी एक डेफिनेशन है कि इनपुट वह गैजेट है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाते हैं। इसके बाद हमारा आता है आउटपुट। आउटपुट क्या है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इनपुट के माध्यम से किए गए कार्यों को देखने के लिए जिस गैजेट की जरूरत होती है उसे आउटपुट कहते हैं। द गैजेट डेट इज नीडेड टू सी द वर्क डन थ्राउट इनपुट इज कॉल्ड। जैसे कि आपके घर में स्पीकर होगा, स्पीकर क्या करता है, हमें सुनाता है, यानी कि आवाज हमें सुनाई देती है, हमें क्या हुआ, हम जो हमारा कार्य है वो हमें सुनाई दे रहा है, तो हम ये कहेंगे आउटपुट। प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंट करके दिखाना, हम देख सकते हैं कि हमने क्या चीज छापी है, तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। मॉनिटर का काम क्या है? हमने कीबोर्ड पे जो भी काम करा वो सामने हमारा दिखाई देता है, तो इसको भी हम कहते हैं आउटपुट। यही हमारी डेफिनेशन है कि इनपुट के द्वारा किए गए कार्य को जो हम देखते हैं या फिर सुनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। ये 3 गैजेट है, बाकी एक्स वाई जेड आपके काफी सारे हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पजली, यू फॉर यूज, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर रिसर्च। इसकी अगर फुल फॉर्म एक बार में पढ़ी जाए तो इसको हम कह सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। लेकिन ये आपकी असेंबल नहीं है, मतलब कई वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। जैसे कि सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, ए फॉर मशीन। ठीक है, आपको पी फॉर पर्पजली भी हो सकता है, पी फॉर पर्पज भी हो सकता है, पी फॉर पार्टिकुलर भी हो सकता है, अलग अलग देखने को मिल जाती है, इसीलिए इसकी कंफर्म वो क्या नाम है, फुल फॉर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका आते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा कंप्यूटर का। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड लेटिन वर्ड कंप्यूट, दिस मीन्स कैलकुलेटर। हमारा जो कंप्यूटर शब्द है वो एक लेटिन वर्ड था कंप्यूट, उससे मिलकर बना है। और इस कंप्यूटर को जो आविष्कार किया था वो क्या था? हमारा चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज की इमेज आपके सामने है, इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे कंप्यूटर की थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जैसे कि इतना बड़ा कंप्यूटर के बाद फिर ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, और जो आजकल आप देख रहे हो ये कंप्यूटर किस प्रकार से हमारे पास तक पहुंचा है। इसे सीखने के लिए हमें कंप्यूटर की जनरेशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप
देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की जो अब तक जनरेशन आ चुकी है वो 5 जनरेशन आ चुकी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आर यूज टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो फर्स्ट जनरेशन की थी उसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब नाम का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होता था, जिसकी इमेज आपके सामने है इस प्रकार की। अब आगे पढ़ते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी वाज लिमिटेड 1 केबी से लेकर 4 केबी तक, मतलब इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते थे वो 1 केबी से लेकर 4 केबी तक आ सकता है। केबी क्या होता है? किलोबाइट। ये अभी आगे चल के हम देखेंगे। जैसे कि आजकल के टाइम में अगर आप एक फोटो भी क्लिक करो वो भी एमबी में जाके बैठता है, तो इसके अंदर बहुत कम डाटा स्टोर होता था। उसके बाद क्या है? स्लो प्रोसेसिंग होती थी इसकी, मतलब बहुत ही स्लो ज्यादा चलता था। हाई वोल्टेज नीडेड अप टू 1,50,000 वोल्टेज। इसको चलाने के लिए आपको 1,50,000 वोल्ट करंट चाहिए था। लार्ज इन साइज, इसका जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जो उसका साइज था वो 5100 फीट का साइज था। अब यहाँ पर हमारा एक वर्ड आया था केबी, ठीक है। इसी प्रकार से यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा स्टोरेज, जैसे कि आप नॉर्मली सौदा खरीदते हो तो किलोग्राम में, ग्राम में वगैरह में खरीदते हो, इसी प्रकार से जब हम इसको डाटा को नापते हैं तो हम नापते हैं केबी यानी कि किलोबाइट, जो सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद एमबी होता है, उसके बाद गीगाबाइट यानी कि जीबी, टेराबाइट टीबी, पेंटाबाइट पीबी, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटाबाइट, फिर इसके बाद गोबाइट। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, मतलब ये चीज जैसे कि एक जियोबाइट 1024 ब्रोंटाबाइट्स के बराबर होता है। एक ब्रोंटाबाइट्स के अंदर 1024 योटाबाइट्स होते हैं। अगर एक योटाबाइट्स के अंदर 1024 जेटाबाइट्स होते हैं और एक जेटाबाइट्स के अंदर 1024 हेक्साबाइट होते हैं। यहाँ पर पेंटाबाइट, लेकिन हमने अभी तक जो ज्यादातर पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? टीबी, यानी कि एक 1 टीबी के अंदर 1024 जीबी होते हैं। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं कि 1 जीबी के अंदर 1024 एमबी ना करके 1000 एमबी बताते हैं, वो उनका आंसर गलत होगा। याद रखना कि 1 जीबी के अंदर 1024 एमबी होती है और 1 एमबी के अंदर 1024 केबी होती है। 1 केबी के अंदर 2024 बाइट्स होते हैं, बाइट सबसे छोटी है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर पे। ये देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इस प्रकार से दिखाई देता था, जो आज के कंप्यूटर की तुलना में बिल्कुल ही एक अजीब तरीके का है, जिसको आप देख के बता ही नहीं सकते आज के टाइम में कि ये कंप्यूटर है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का इसके अंदर जो सर्किट यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर, जिसका इमेज आपके सामने है। ये आज भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। प्रोसेसिंग स्पीड पहले की तुलना में थोड़ी फास्ट थी, ठीक है, और स्मॉल इन साइज। जैसे ये ट्रांजिस्टर बना था तो इस कंप्यूटर का जो 5100 फीट का साइज हुआ करता था पहले, वो मात्र 51 फीट रह गया था। इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वाज फास्टर, मतलब इनपुट के रूप में डाटा देना और आउटपुट के रूप में डाटा प्राप्त करना इसके अंदर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा फास्ट था। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन का। आप कंप्यूटर देख सकते हैं, इस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, मतलब अभी भी आम लोगों के लिए कंप्यूटर नहीं था, हम इसको नहीं समझ सकते थे कि ये कंप्यूटर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी वेयर यूज इन प्लेस ए ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आ गई थी आपके पास। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोसेसिंग स्पीड वाज फास्टर देन सेकंड जनरेशन, जो पहले की जनरेशन थी सेकंड जनरेशन उसकी तुलना में स्पीड इसकी थोड़ी फास्ट थी। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर वर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस जनरेशन, मतलब इस जनरेशन के कंप्यूटर और ज्यादा छोटे हो गए थे। और जो स्टोरेज कैपेसिटी अभी तक केबी में चल रही थी, अब क्या था, स्टोरेज इसमें एमबी में आना चालू हो गए थे। जब एमबी में आने चालू हुए, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो बड़ा क्यों था? क्योंकि उसमें कैपेसिटी स्टोरेज की बहुत कम थी, उसमें केबी थी, इसीलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। उसी के कारण उसका साइज काफी बड़ा हो जाता था। यहाँ पर क्या है, हमने धीरे धीरे क्या करा, इसके अंदर ग्रो करी और यहाँ पर इसके अंदर स्टोरेज क्षमता थी वो एमबी में आ गई, तो इसीलिए इसके साइज छोटे होते चले गए। हम देख सकते हैं कि एसी जो होती है आपकी इस प्रकार से दिखाई देती है, ये भी आपने कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखी होगी। और कंप्यूटर जो होते थे वो ये होते थे आपके। अब आ जाते हैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन। बस यही मान लो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में यहाँ पर क्रांति सी छा गई, क्योंकि उस समय हमारा एक नया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना, जिसका नाम क्या लिखा हमने, माइक्रो प्रोसेसर। इसी को ही सीपीयू कहते हैं, इसी को सीपीयू कहते हैं। इसके अंदर है वीएलएसआई, इस योजना का हमने प्रयोग किया था। इसके बाद इसके अंदर प्रोसेसिंग स्पीड वेरी हाई गीगाबाइट्स, इसके अंदर गीगाबाइट्स की प्रोसेसिंग स्पीड थी, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये लाखों नहीं करोड़ ट्रांजेक्शन करने लगा था 1 सेकंड के अंदर। सोचने की क्षमता इसकी बहुत बढ़ गई थी। वेरी स्मॉलर साइज, इसका साइज इतना छोटा था माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। आप देख सकते हैं इसके बीच में इस प्रकार के गैजेट बने हुए हैं, ये कई सारे इसमें मिलियनों माइक्रो प्रोसेसर छोटे छोटे लग रखे हैं। इसके बाद क्या आ गया, इनपुट एंड आउटपुट वर विजिबिलिटी। इसके बाद फिर नोट वीएलएसआई,
VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फोर्थ जनरेशन। इसके बाद जो आपकी आई, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें क्या आपके पास कंप्यूटर आने चालू होगा, ये कंप्यूटर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन और यही लास्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, इसके बाद कोई जनरेशन नहीं आई है। इसमें जो युक्ति यूज हुई है आपकी वो ये ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें कुछ ही नहीं करा गया था, माइक्रो प्रोसेसर पे काम करके उसको और ज्यादा स्पीड दी गई थी। ठीक है, और ये कंप्यूटर आपके सामने है। आजकल आप जितने भी कंप्यूटर देखते हो सबके सब कंप्यूटर आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, जिसके अंदर ULSI गैजेट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जितने भी आपकी स्पेस एजेंसी के अंदर हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं उसके अंदर हम कंप्यूटर के द्वारा ही घूम रहे हैं। कम्युनिकेशन, आजकल जो आप देख रहे हैं कि सूचना का आदान प्रदान, पहले क्या होता था एक खत लेटर वगैरह भी भेजना होता था, उसमें कई दिन लग जाते थे, लेकिन आजकल व्हाट्सएप वगैरह का जमाना है, ईमेल का जमाना है, एक क्लिक के अंदर 2 सेकंड में सामने वाले के पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा। फिर आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर भी आजकल कंप्यूटर का यूज होने लगा है। पहले आप देखते थे कि मिट्टी उबड़ खाबड़ होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर द्वारा आप प्लेन बिल्कुल जमीन को कर सकते हो, प्लस छिड़काई दवा दारू सब उसकी कर सकते हो। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंप्यूटर को, जिस गैजेट को बनाने में या प्रोडक्ट को बनाने में आपको काफी टाइम लग जाता था, आज AI रोबोट्स द्वारा आप देख सकते हो कि उसको घंटों का काम मिनटों के अंदर तैयार हो जाता है। फिर आता है हेल्थ केयर, आजकल पहले के जमाने में जब इंसानों को इलाज नहीं मिल पाता था, उसकी मिल नहीं पाता, सब कुछ डेथ वगैरह रहती है, लेकिन आज MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, कई प्रकार की मशीन है, उसके द्वारा पहले ही पता लगा दिया जाता है कि इंसान के अंदर क्या कमी है, ताकि उसका अच्छे से उपचार हो सके। फिर आएगा फाइनेंसिंग, मतलब अपना सारा अकाउंट का डाटा आप एक ही जगह सेव करके चेक कर सकते हो कि अपना कितना प्रोडक्ट हो रहा है, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, सारा का सारा इस क्षेत्र में। फिर आता है मार्केटिंग, पहले मार्केटिंग करने के लिए आपको जो है जगह जगह जाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आज सोशल मीडिया इतना प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि हम भी यूट्यूब के द्वारा आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी हमारी एक प्रकार की मार्केटिंग हो गई। फिर आ गया ट्रांसपोर्ट, पहले ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कठिन था, अब ट्रांसपोर्ट आसान होता जा रहा है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि हमारी ट्रेन किस जगह पर है, ऑनलाइन आप रेलवे का टिकट बुक कर सकते हो, बसों का टिकट बुक कर सकते हो, और जैसे कि ऐप चलते हैं, आप स्कूटी बाइक वगैरह सबको हायर कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा, अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है इंटरटेनमेंट, पहले के टाइम में जो है खेल खेलने के लिए बच्चों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल वीडियो गेम ऐसे आ रहे हैं कि इंसान एक ही जगह बैठ के अपना इंटरटेनमेंट कर सकता है, जो बचा हुआ टाइम है उसको प्रोवाइड करके और सही उपयोग में ला सकता है, गेमिंग वगैरह सब कुछ खेल खेल के। फिर आगे एजुकेशन, पुराने टाइम में एक टीचर 5 10 15 20 बच्चों को ही पढ़ा सकता था। इसका कारण क्या था कि वो अकेला टीचर कितना पढ़ागा, लेकिन जैसे ही हमारा कंप्यूटर की दुनिया आई है तो एक टीचर जो दिल्ली के अंदर बैठा है वो आपको क्लास दे सकता है, जैसे कि मैं एक ही जगह बैठ के आप सब तक ये क्लास पहुंचा सकता हूँ, और प्लस आपके इंटेंशन भी देख सकता हूँ कि हाँ आपने मुझे क्या मैसेज करा है, जैसे कि कमेंट में आप क्वेश्चन लिखते हो तो वो मैं कमेंट पढ़ के उसका आंसर भी दे सकता हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो पीछे वाला बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें पता नहीं होता था, टीचर का काम पढ़ाना था, वो पढ़ा रहा था। लेकिन ये आने के बाद आप एक ही टीचर 1000 2000 10,000 50,000 बच्चों को